हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो जी, बारिश का मौसम है और हवाई जहाज़ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है बिकॉज़ कि जो मेरी यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो शहर से बाहर है, तो यहाँ से हवाई जहाज़ का रूट होकर के गुज़रता होगा। बाय द वे, हर 5 मिनट पे आपको ये आवाज़ आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। इस वीडियो में चलिए दोस्तों हम बात करेंगे चेक के एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग कि कैसा है चेक का एजुकेशन सिस्टम, स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक। कल को अगर आप यहाँ पे आकर के परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं या एज अ सिटीज़न बनना चाहते हैं, तो आप का जो फ्यूचर है, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए जो है वो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना एफिशिएंट है और क्या उसकी वैल्यू होगी फ्यूचर में, इन सब चीज़ों को जो है वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ही जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मैं थोड़ा सा कंपेयर भी करूँगा एंड जो कमियां हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उस कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ अच्छी चीज़ों को कैसे पिकअप करके उसमें रखा जा सकता है, इसकी भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैं ये बता दूं कि जो भी लोग जो हैं वो मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अपने चेक रिपब्लिक में जो है एप्लीकेशन से स्टडी के रिगार्डिंग, वो एक जो है गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट उस लिंक पे क्लिक करिए और फॉर्म को फिलअप करिए। देन वीकेंड पे जो है मैं आपसे बातचीत करूँगा। इस वीकेंड यानी आज संडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब कर रहा हूँ। कल सैटरडे और आज संडे को भी और फ्राइडे को भी इनफैक्ट जो है मैंने 3 दिन तक जितने भी एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा था मैंने सबसे बातचीत की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी और उन दोस्तों का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात ये है दोस्तों कि इंडियन जो चेक का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है प्री स्कूल, देन होता है प्राइमरी स्कूल, देन होता है सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद होता है हायर एजुकेशन। 4 पार्ट में। प्री स्कूल में क्या होता है कि 3 से 6 साल के बच्चे इसमें इनरोल होते हैं। छोटे बच्चे, जैसे कि इंडिया में LKG, UKG या प्ले स्कूल होता है, सेम वैसा ही इसमें बच्चों को जो है वो क्रिएटिव मेथड से जो है वो एकेडमिकली जो है वो मतलब उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। सोसाइटी के प्रति उनका जो व्यू होता है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है और बहुत सारे जो है वो मतलब गेम्स वगैरह के थ्रू जो है उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और ये एक तरीके से एकेडमिकली जो है वो ओरिएंटेड फेज़ नहीं होता है, ये एक ओवरऑल ग्रोथ का फेज़ होता है बच्चों के लिए। देन उसके बाद सेकंड आता है हमारा प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो प्राइमरी स्कूल्स में होती है और उन प्राइमरी स्कूल्स को जो है यहाँ पे कहा जाता है, नाम क्या है उसका, ज़कलादनी स्कोला। तो ज़कलादनी स्कोला में जो बच्चे इनरोल होते हैं उनकी उम्र जो होती है वो 6 साल से 15 साल के बच्चे होते हैं। इसमें जो है बच्चे फ़र्स्ट टाइम जो है वो एकेडमिक्स से जो है वो रूबरू होते हैं। बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको पढ़ने होते हैं। जैसे इंडिया में हमारा होता है कि 10th क्लास में जो है 10th क्लास तक जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस होती है, बशर्ते कि एक चीज़ जो इसमें जो है वो अलग है वो ये है कि यहाँ पे बच्चों को जो है वो करियर काउंसलिंग भी देना शुरू कर दिया जाता है। जैसा कि उनके अंदर ये भी एक परसेप्शन बनाने की शुरुआत हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि इन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट से ही आप अपना करियर बनाओ। अगर आपका मन या फिर आपकी जो स्किल्स है वो किसी और चीज़ में है तो उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है बच्चों में और उसके रिगार्डिंग उनको करियर जो है वो उनकी काउंसलिंग की जाती है। देन उसके बाद 6 से 15 साल के बाद जो है वो बच्चे एनरोल होते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में। एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जो है वो हमारे जो टर्म है उसको कहते हैं यहाँ पे जिम्नेज़ियम। और सेकेंडरी एजुकेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक होती है लोअर सेकेंडरी स्कूल, एक होता है हायर सेकेंडरी स्कूल। इसमें जो होते हैं वो टिपिकली जो बच्चे होते हैं वो हमारे 15 साल तक के बच्चे जो हैं वो इसमें एनरोल होते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली अगर मैं बताऊँ आपको तो इसमें जैसे कि वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया था प्राइमरी स्कूल में। देन इसमें क्या होता है कि टिपिकली जो है वो एकेडमिकली मोर ओरिएंटेड जो है वो सब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि
जो कि उस स्टूडेंट को उसके हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए रेलेवेंट होंगे। जैसे कि अगर इंडिया से कंपेयर करें तो जो 11th-12 जो होता है उसमें अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप अपने हायर एजुकेशन में यानी मास्टर्स और मतलब बैचलर्स और मास्टर्स में जो है वो बीकॉम करोगे, या फिर मतलब ऐसा बोला जाता है, वैसे आप चेंज भी कर सकते हो, बट उनकी डायरेक्शन वही होती है कि कॉमर्स वाले जो है कॉमर्स की फील्ड में जाएंगे, साइंस वाले साइंस की फील्ड में जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो है वो मोर एकेडमिकली जो है ओरिएंटेड सब्जेक्ट जो है डिज़ाइन किए जाते हैं, और वो डिज़ाइन पहले से नहीं होते हैं, वो बच्चे के प्राइमरी एजुकेशन के बाद उनके स्किल्स और उनके फ्यूचर मतलब गोल्स को जो है वो ध्यान में रख करके डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है वो होती है वोकेशनल एजुकेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान के चलिए कि अगर किसी बच्चे को ठीक है पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लग रहा है, वो बच्चा जो है वो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है, वो बच्चा जो है वो हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट में कुछ करना चाहता है, या फिर वो जो है अगर देखा जाए तो नॉन स्किल्ड कोई सेक्टर है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसके स्किल्स और उसके मतलब करियर के प्रति व्यू से के रिगार्डिंग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाती है। अगर उस बच्चे को कंस्ट्रक्शन में मन लगता है तो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो अनस्किल्ड या स्किल्ड जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में जा कर के अपॉइंट हो सकता है, तो मार्केट के रिगार्डिंग और उसके स्किल के रिगार्डिंग, उसके चाहत के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी जाती है बच्चों की। और वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है प्रोफेशनल भी होती है और अनस्किल्ड यानी स्किल्ड दोनों के लिए, दोनों टाइप की होती है। देन उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो है वो बेसिक एंट्री रिक्वायरमेंट होती है। पहली एंट्री रिक्वायरमेंट जो होती है कि अगर आपका जो है वो डायरेक्ट अगर रिक्वायरमेंट को मैच कर रहे हो, हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे बैचलर आप करोगे सेकेंडरी के बाद यहाँ पे, तो उस रिक्वायरमेंट को अगर मैच कर रहे हो तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कोर्सेज़ में जो हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो उनको भी क्वालिफाई करके बच्चों को यहाँ पे एनरोल होना होता है वहाँ पे। दैन उसके बाद बैचलर 3 साल की होती है, मास्टर्स यहाँ पे 2 साल की होती है, और पीएचडी जो होती है वो 3 से 4 साल की होती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शायद पता नहीं मैंने पहले बताया कि नहीं बताया, एंड टू एंड यानी प्री स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक ये पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक भी रुपए बच्चे के पेरेंट्स को जो है वो खर्च नहीं करना होता है एज अ ट्यूशन फ़ीस या फिर एज अ स्कूल की फ़ीस, मतलब जो भी ये हायर एजुकेशन फ़ीस, बशर्ते उनको कुछ चीज़ें खर्च करनी होती हैं, जैसे कि स्टेशनरी ख़रीदना हो गया, टेक्स्ट बुक वगैरह ख़रीदना हो गया, या फिर कुछ ट्रिप वगैरह ले जा रहे हैं स्कूल वाले और कॉलेज वाले, तो उसके रिगार्डिंग समर स्कूल्स वगैरह यहाँ होते हैं, और और जो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उन पे कुछ खर्च हो सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके जो है वो मेन जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है स्कूल की फ़ीस या फिर कॉलेज की फ़ीस, उससे मतलब वो पे नहीं करना होता है, उसके साइड में जितने खर्चे होते हैं वो उठाने होते हैं। और इसके अलावा अगर हम अब एजुकेशन सिस्टम इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ 10+2 का पैटर्न है, और जिसमें कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, हमको पता है कि सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट में हमें ये 3 स्ट्रीम दिए जाते हैं। और अगर चेक को अगर देखा जाए तो चेक में क्या होता है कि पहला तो प्राइमरी हो गया, मतलब प्री स्कूल को अगर छोड़ दे प्राइमरी हो गया, देन उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन होता है। और ये सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है इसमें जो होता है वो जो इवेल्युएशन होता है इंडिया में, उसमें क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के तौर पे होता है कि पहला आपका बोर्ड 10th में कितना मार्क्स है, देन उसके बाद 12th में आपका कितना मार्क्स है। तो अगर आपका 10th में मार्क्स बिगड़ गया या 12th में मार्क्स बिगड़ गया तो आपको फिर से तैयारी करनी हो सकती है, या फिर आपका वो 2 साल या आपके 10th के पहले का वो पूरा 10 साल वो ख़त्म। मैटर क्या करता है 10th और 12th का एग्ज़ाम का बोर्ड का मार्क्स। यहाँ पे उस चीज़ को जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है। यहाँ पे जो है वो रेगुलर असेसमेंट का जो है वो प्रोसेस है, जिसमें कि जो है वो हर एक
एज में जो है उसकी असेसमेंट की जाती है। हर एक स्टेप में जो भी, जैसे वो सेकेंडरी एजुकेशन में अगर वो मैथ्स और ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसकी हर महीने जो है असेसमेंट की जाती है कि बच्चा जो है कितना हर महीने जो है वो ग्रोथ हो रही है एकेडमिकली उसके अंदर, वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान वो कितना सीख रहा है, तो उसकी असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो हर महीने बनाई जाती है। इसके अलावा जो है वो अगर जैसे पूरा सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन जब यहाँ का बच्चा कंप्लीट करता है तो ये नहीं कि सेकेंडरी और प्राइमरी का जो है फाइनल रिज़ल्ट दिखाओ, वो पूरा असेसमेंट देखा जाता है कि पूरे प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। उस परफॉर्मेंस के बेस पे जो है उसका एवेल्युएशन होता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है एकेडमिकली या फिर कितना अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि जो है 10th और 12th का मार्क्स, तो ये एक डिफरेंस है देखा जाए तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे जैसे मोर एकेडमिकली जो है ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में है, और यहाँ पे मोर एकेडमिकली ओरिएंटेड नहीं है, यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव जो है वो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कि आपको जो है वो पर्सनल चॉइस ज़्यादा होती है पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। हमारे इंडिया में एकेडमिकली पहले से ही जो है वो सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ही हमें एक्सेल करना होता है अगर हमें पढ़ाई आगे करनी है तो ये कंपैरिजन हो गया। इसके अलावा जो है वो अगर बात किया जाए हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में हमारे इंडिया में वाइड रेंज ऑफ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और सब्जेक्ट हैं, एंड उसमें जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया है एंटर होने का। जैसे किसी में एग्ज़ाम है, किसी में इंटरव्यू होता है, एंड किसी में दोनों होता है। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वेल डेवलप्ड, वेल इक्विप्ड, रिसर्च ओरिएंटेड और प्रोफेशनल जो है वो एकेडमिक प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि जो एंट्री का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो आपके सेकेंडरी और प्राइमरी का असेसमेंट, और या फिर कहीं कहीं पे जो है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो ये है। अब ओवरऑल जो है वो अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए चेक एजुकेशन सिस्टम से, तो उसमें से पहली चीज़ आती है वोकेशनल एजुकेशन। जैसा कि हमने बात किया कि अगर किसी बच्चे का मन है कि वो जो है वो आईटी के सेक्टर में अच्छा करे, या फिर वो जो है वो मतलब मेडिकल के, फार्मा के क्षेत्र में अच्छा करे, मतलब अच्छा करे इन द सेंस कि उसका मन है कि वो जो है वो एक मान लिया कि दवाई की दुकान खोलना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो शुरुआत से ही उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं अवेलेबल है जिससे कि वो मेडिसिन्स के बारे में सीखना, मेडिसिन्स के बारे में पढ़ना और उसके बारे में जानना शुरू करे। अगर किसी को रिसर्च में अगर मन लगता है तो शुरुआत से ही जो है वो उसको रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो सब्जेक्ट्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ पॉसिबल है वोकेशनल ट्रेनिंग्स या फिर वोकेशनल प्रोग्राम से, तो वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारी है फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइसेस। बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है वो पहले से कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट डिज़ाइन नहीं करने चाहिए जिसमें बच्चे को जाना ही है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी और उसके खुद के भी कुछ चॉइसेस उसको देने चाहिए कि अगर आप चाहो कोई चीज़ जो है कस्टमाइज़ करने का, तो आप कस्टमाइज़ करके जो है वो बता सकते हो इंस्टीट्यूशन को या स्कूल को, वो उसके हिसाब से जो है वो आपकी पढ़ाई लिखाई को मेंटेन करेगा। देन उसके बाद जो है कंटिन्यूअस असेसमेंट, जैसे मैंने बोला था कि 10th एंड 12th पे ज़्यादा जो है वो मोर फोकस ना करके जो है वो कंटिन्यूअस असेसमेंट होने चाहिए बच्चे के, ताकि कोई एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम ही उसके पूरे करियर को जो है जज ना कर पाए। एंड इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स की ट्रेनिंग, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो रिसेंट अपडेट्स हो रहे हैं टीचिंग वर्ड में, यानी जो एकेडमिकली जो नई जो इन्वेंशंस या नए रिसर्च आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो है टीचर्स को मतलब रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन जो है वो इन 6 ईयर या फिर इन क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली जो है टीचर्स को अपडेट करते रहना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है डिज़ाइन करना चाहिए, जो कि यहाँ पे टीचर्स को जो है वो हर एक अंतराल में जो है उनकी ट्रेनिंग को अपडेट किया जाता है, उनको फिर से जो है वो
एजुकेट किया जाता है। देन उसके बाद अगर बात किया जाए कोलैबोरेशन एंड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलैबोरेशन एंड रिसर्च की, जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है जहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जो कि एक आईआईटी और आईएम के बंदे को मिलता है इंडिया में। तो यहाँ पे तो वहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के बीच में जो है कोलैबोरेशन होना चाहिए। स्कूल्स के बच्चों को भी आईआईटीज़ में या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अगर किसी बच्चे को रिसर्च करना है फ्यूचर में जा कर के, तो स्कूल्स का भी कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशन होना चाहिए। अपनी एक्सपर्टीज़ हर एक लेवल पे जो है वो इंस्टीट्यूशंस को शेयर करना चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छा है तो ऐसे कैटेगोरिकली जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी या ये स्कूल अच्छा नहीं है तो इसके बच्चे जो है वो छांट दिए गए हैं। नहीं, हर एक मतलब एक कोलैबोरेटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका होने वाला है। एंड ओवरऑल गोल किसी भी एजुकेशन सिस्टम का यही होता है कि उसके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएँ और अपने लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो ये कोलैबोरेशन से हो सकता है। देन उसके बाद गाइडेंस एंड कंसल्टिंग, इसमें जो है वो हर एक स्कूल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि गेम का डिपार्टमेंट, मतलब कि एक्स्ट्रा करिकुलर का होता है। इसके अलावा अलग अलग टीचिंग डिपार्टमेंट होते हैं। तो करियर एंड काउंसलिंग का डिपार्टमेंट भी होना चाहिए जिसमें बच्चों को जो है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बैठ करके उसके फ्यूचर को डिज़ाइन करे, उसके साथ डिस्कस करे। एंड अगर वो कुछ करना चाहता है तो उन एक्सपर्ट्स के थ्रू उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। तो ये एक छोटी मोटी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। एंड आई होप कि आपको जो है कुछ ओवरऑल सिनेरियो मिला होगा देखने को कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दैट्स इट। एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।